हेलो एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों के रिजल्ट्स आ गए हैं, बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट भी मिली है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत शोर जो है कई चीज़ों का है। कोई 6%, कोई 12%। रिजल्ट कैसे आया है, कैसे कैलकुलेट हुआ है, उसके कॉम्प्लिकेशंस। तो आप सब जानते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस नहीं बनाता हूँ और मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हूँ इस तरह के वीडियोस बनाने में जो कुछ एस्टिमेशन देते हो, जैसे कट ऑफ हो गई, रिजल्ट हो गया। आपको दिख रहा होगा मेरे चैनल पे कि पिछले कुछ समय में जो हमारे चैनल पे वीडियो बने हैं वो सारे टॉपिक्स हैं, और पिछले 1 से 1.5 महीने में हमने सिर्फ टॉपिक्स डाले हैं। और जो है जब कोई ऑफिशियल नोटिस आया तो आपको बता दिया, जैसे रिजल्ट की एक ही वीडियो बनाई, जो आया रिजल्ट तो बता दिया। देन आफ्टर जो है अगर कट ऑफ आई थी या ऑफिशियल कोई आंसर की आउट हुई थी तो बता दिया। तो मैं ऐसे वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाता, लेकिन मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ पूछी कि रिजल्ट किस बेस पे बन रहा है। तो आप जस्ट गॉट टू द एनटीए साइट, सारे नोटिस निकाले, और इवन वो नोटिस निकाले जो कि पेज नंबर 19 पे जो है नोटिस है, और जो है पिछले साल के रिजल्ट्स हैं वो भी निकाले, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से जितने भी पुराने नोटिस निकाल सकता था, जो जैसे पिछले साल का रिजल्ट अगर निकालना जरूरी था तो वो भी निकाला। और यहाँ से फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं कि 2020 में किस तरह का रिजल्ट रहा। फिर बात को लेके जाएंगे कि 2021 में जो साइकिल इन्होंने कैलकुलेट की है वो किस बेसिस पे करी है, मर्ज करके दोनों साइकिल्स को। फिर सब्जेक्ट वाइज हम देखते हैं कि उन्होंने कैसा रिजल्ट निकाला है और कितने लोगों का पास हुआ है और किस बेसिस पे निकाला है। और फिर ये जो आपकी कट ऑफ वगैरह आंसर कीज है वो सब आप देख सकते हैं। ये मैं आपको सब टेलीग्राम पे दे दूंगा। इस साइट पे अगर आप जाओगे यूजीसी की, तो आपको ये मिल जाएगी परसेंटाइल वाली। जिनका जो है शिफ्ट में पेपर था तो उनके सबके परसेंटाइल के अंदर रिजल्ट्स हैं, और जिनका लोगों का जो शिफ्ट में पेपर नहीं था तो ऑब्वियसली उनको जो है वो कट ऑफ के रिजल्ट मिले हैं, जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट की कट ऑफ के मुताबिक। मैं पहली बात शुरू करता हूँ अपनी, कि ये जो पूरा विवाद है कि दो साइकिल्स को मर्ज कर दिया गया, क्या रिजल्ट 12% होगा। देखिए, ये कभी यूजीसी ने नहीं कहा था कि रिजल्ट 12% होगा और जो है 12% लोगों को ये मिलेगा। तो ये कहा नहीं गया था, लेकिन ऐसा होना जरूर चाहिए था, क्योंकि 2 अटेम्प्ट जो है वो ऐड किए गए हैं। तो हमको क्या समझ में आता है कि एक पेपर एक बार होना था, दो पेपर दूसरी बार दूसरा पेपर होना था। तो हम ये समझना चाहते हैं, पहली बात तो, कि भाई हम लोगों को 6-6% रिजल्ट आपने देना था। दो साइकिल्स आपने मर्ज करने को बोला और दो साइकिल मर्ज करके आपने पेपर करा दिया, तो हमारा हक 12 का बनता है। और वो मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन इन्होंने ये बात कही नहीं थी कभी। इन्होंने क्या कहा था कि हमारे जो बंदों ने फॉर्म भर रखे हैं, जैसे मान लो कि 100 बंदों ने फॉर्म भर रखा है, ठीक है, मैं आपको कुछ चीज समझाता हूं। 100 बंदों ने फॉर्म भरा एक साइकिल के दौरान। अब 100 बंदों ने फॉर्म भरा एक साइकिल के दौरान, और नई साइकिल में क्या आ गया कि नई साइकिल में जो है वो मान लो कि 90 लोग और आ गए, तो टोटल 190 का 6% हम निकाल देंगे। ये बात इस तरीके से इन्होंने जो है इसको 6% पे ही रखा और साइकिल्स मर्ज कर दी। अब मेरा पहला लॉजिक ये है कि अगर आप डेढ़ 2-2, 3-3 महीने फोन जो है फॉर्म खुले रखोगे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर बंदा फॉर्म फिल कर देता है, अगली शिफ्ट वाला भी कर ही देता है। ऐसे माहौल में तो 2021 में फॉर्म भरे गए, तो जो पहली साइकिल के लिए फॉर्म भरे उसमें उन बंदों ने भी फॉर्म तो भर दिया जिनके आगे उनको सेमेस्टर के एग्जाम वगैरह दिख रहे थे। तो अगस्त में जिनके पेपर थे एमकॉम वगैरह के, उन्होंने भी भर दिया, कॉमर्स वाले बच्चों ने। अब कुछ जो रह गए जिनके लिए दोबारा फॉर्म आपने निकाले कि भाई दूसरे साइकिल के बच्चे भी इंक्लूड होंगे और अब हम रिजल्ट को मर्ज करेंगे, उसमें बंदे कितने आएंगे। 100 पहले फॉर्म भर गए, तो उसके बाद मेरे ख्याल से जो है अगर मान लीजिए 30 से ऊपर बंदा नहीं आएगा तो ये परसेंटेज रहेगी। लेकिन आपने क्या कहा कि हम रिजल्ट को मर्ज कर देंगे। अब मेरी ये बात है कि 2020 में जब रिजल्ट आता है तो टोटल 8,60,000 बंदे बैठते हैं, ठीक है। 8,60,000 में से टोटल पास होते हैं 47,157 को 8,60,000 से करो सिर्फ रजिस्टर्ड के बेसिस पे, तो रिजल्ट है 5.4%। लेकिन अगर इसी रिजल्ट को आप अपीयर के बेसिस पे निकालोगे, मतलब कि 5,26,707 के बेसिस पे कितने बंदे पास हुए, 47,157 करोगे तो कितने बंदे पास हुए, 8.9%। ये रिजल्ट था 2020 का। 21 पे आ जाओ, टोटल के बेसिस 12,66,000 जो है बच्चों के ऊपर अगर आप देखोगे तो 52,000 बच्चे जो है क्वालिफाई होते हैं। तो ठीक है, 52,857 और जो है 12 लाख, और उसके बेसिस पे निकालोगे तो 4.17% रिजल्ट है। अपीयर्ड पे आ जाओ, अपीयर्ड के बेसिस पे निकालोगे तो अपीयर्ड कैंडिडेट के बेसिस पे रिजल्ट निकल रहा है लगभग 7.8%, ठीक है। अब आप ये डिफाइन कहां करते हो, मेरे को एक चीज समझनी है कि एज ए एजेंसी जब इतना बड़ा रिजल्ट निकाला जाता है, इतने मल्टीपल सब्जेक्ट में निकाला जाता है, तो कहां डिफाइन होता है क्राइटेरिया। ये जो 6% बार बार हम सुन रहे हैं, उसमें से टॉप 1% की हम जेआरएफ सुन रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली कैसे फॉलो हो रहा है मुझको ये नहीं समझ आ रही। मैं अपीयर के बेसिस पे भी निकाल रहा हूं, मैं रिसर्च के बेसिस पे भी निकाल रहा हूं, मुझे यहाँ पे 4.17 मिल रहा है, यहाँ पे 7.8 मिल रहा है, यहाँ अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे 5.4% मिल रहा है, यहाँ 8.9% मिल रहा है। क्राइटेरिया क्या फॉलो हो रहा है मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, इतनी कैलकुलेशंस करने के बाद भी। तो ये मैं बिल्कुल एनटीए को इसके रिगार्डिंग मेल लिखूंगा कि ये क्यूमुलेटिव बेस है, क्या बेस है, किसके बेसिस पे ये हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैं सोचूं कि आपके एक बंदे के कुछ करने से जो है वो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। देखो, हम हमारी टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ नहीं है, हम हमारी टेस्टिंग एजेंसी को नहीं कहते कि वो बिल्कुल गलतियां कर रही है, ये है वो बहुत बड़ा एग्जाम है,
कंडक्ट कराती है, वो इतने सब्जेक्ट में कराती है, इतनी जगह पे कराती है, मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। दूसरा, एक चीज अगर आप देखोगे तो हमें ये भी समझना होगा कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी जो एक बेसिक राइट है वो पूछ रहे हैं कि कितने लोगों ने किस तरीके से पेपर देना है, उसका पूरा मेथोडोलॉजी आप शेयर कर दो। अब मैं यहाँ निकाल के देख रहा हूँ आपके सामने, मुझे तो 6% नहीं दिख रहा है, उसके आसपास दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे मान लो आपको सब्जेक्ट वाइज लिस्ट पे लेके चलता हूँ। कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है तो कॉमर्स के बेस पे लेके चलते हैं कि 74,000 लोगों ने जो है वो अपीयर हुए, उसमें से 42 लोगों को जो है क्वालिफाई हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और 1006 बंदे हो गए जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ के लिए। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ 1006 लोगों को, अगर 74,000 लोगों पे आप जेआरएफ दे रहे हो तो 1.35% दे रहे हो, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हो कि मैंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर 42 जो है 4,242 जो निकले, तो वो निकले 74,000 के बेसिस पे, तो रिजल्ट 5.7% है। तो पहली बात तो ये मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि ये जो 6% है, क्योंकि अगर मैं योगा का एग्जांपल लूंगा, लास्ट सब्जेक्ट जो है कि 51,550 बच्चों में से 463 का निकल गया, 8-9% का रिजल्ट है, 8% से ऊपर का रिजल्ट है। इवन अगर मैं 89 को अगर 51-50 पे कर दूं तो मैं वो कैलकुलेशन भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो हम लोग तो खैर कॉमर्स वाले हैं, कैलकुलेशंस में उस्ताद होते हैं, तो 1.72% है ये, ठीक है। तो ये 1.72 निकल गया जेआरएफ। अगर यही मैंने अभी कॉमर्स से कंपेयर करके आपको बताया है तो ये 1.35 निकल गया। देखो मैं आपको सीधी बात इसका लॉजिक समझाता हूँ कि ये लोग करते क्या है। देखिए, एक तो है वेटेड एवरेज का खेल जो आप लोगों को समझना होगा, दूसरा कि ये ओवरऑल रिजल्ट को 6% देना है, ठीक है। अब उसमें वो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है कि ओवरऑल में जो है लगभग 7.8 को टच कर गए या 4.17 को कर गए, तो अगर अपीयर के बेसिस पे देखें तो 6 से ऊपर मिल गया रिजल्ट, और अगर रजिस्टर्ड के बेसिस पे देखें तो रिजल्ट जो है वो 4.17 मिला है। तो ये ओवरऑल बेसिस पे होता है, पहली बात। तो दूसरी बात, यहाँ पे कई लोगों ने जो है अपने सब्जेक्ट को लेकर, अब अपना सब्जेक्ट कैलकुलेट करो ना, जैसे इंग्लिश पे बहुत लोग बात कर रहे हैं, तो लिटरेचर के बच्चों का रिजल्ट कम हुआ है, लिटरेचर के बच्चों में जो जेआरएफ आनी है वो कम आई है और लोगों की, और पिछले साल के मुकाबले जो है वो और कम हो गया है। तो मैं आपको इंग्लिश कैलकुलेट करके बताता हूँ कि 58,000 कितना है, 693 लोग हैं टोटल। अब इसमें 2174 को मिला है, ठीक है। तो 2174 डिवाइडेड बाय 58,693 इंटू 100, ठीक है। तो ये 3.70 है, मेरे ख्याल से सबसे कम परसेंटेज होगा, इसीलिए बच्चों को असंतोष है। रीजन बताया जाए उन्हें, और कुछ नहीं तो बता तो दो क्यों कम हुआ है, क्या कारण है, क्या वेटेड एवरेज है, क्यूमुलेटिव एवरेज है, किस बच्चा कैसे निकालेगा। मेरे को यहाँ इतना दिमाग लग गया, इतना टाइम लग गया कि मैं ये एनालाइज करने बैठा हूँ। आपको मैं ये नोटिस दिखाता हूँ, मैंने कितना टाइम हो गया इनकी वेबसाइट पे जाके 23 पेज मैंने खंगाले, तब जाके मुझको आइडिया लग रहा है बच्चा क्या करेगा इसमें, वो डिसअपॉइंट क्यों नहीं होगा। मेरे को एक बात समझाओ, कोई तो कम्युनिकेट कर सकता है आसान भाषा में, गवर्नमेंट की तरफ से, किसी की तरफ से, या ये सारी जिम्मेदारी उनके टीचर्स की है कि भाई अब आप सब बताओ, आपको अगर जो है किसी को ये कहना होता है कि नहीं जो पैसे छाप रहे हैं, तब तो इंस्टीट्यूट्स को, टीचर्स को क्रिटिसाइज करने में सारे नंबर 1 है। ऐसे ऐसे फिर टीचर्स ही कम्युनिकेट करते हैं सबको। तो मुझको ये नहीं समझ में आता, जैसे मान लो कि ये बच्चा यहाँ सोच रहा है तो 3.70% का रिजल्ट है, मैं आपको जो है इसके बेसिस पे बताऊं कि 375 बंदों का, ये मान लो अगर 58,693 पे हुआ है तो ये कितना परसेंट है, 375 डिवाइडेड बाय 58,693 इंटू 100। अब ये 0.63% है भाई साहब। 1.3 तो कॉमर्स में, 1.7 योगा में है, 0.63 क्यों है, क्यों 1% नहीं है कम से कम। एक बच्चा ये तो पूछेगा ना जिसने 8 से 10 महीने लगाए हैं एजेंसी से। मेल करो, ट्वीट करो, मुझको कुछ करना है तो कमेंट में बता दो, वीडियो को पहुंचा दो कहीं अगर हो सकता है और लोगों को बता दो, क्योंकि पूछेगा तो सही हो। आप उसके रिजल्ट में कोई बेहतर करते हो नहीं करते हो, रिवाइज करते हो, शायद इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ये हक है कि आप एनटीए की एजेंसी से ये पूछो कि ये 0.63 क्यों। लेट्स कंपेयर वन मोर थिंग, एक आप खुद निकाल सकते हो, मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ कैसे निकालना है। मैं मान लो कि मैं जो है कोनकर्मी देख लेता हूँ, 66 बंदों ने पेपर दिया, ठीक है। उसमें 4 लोगों का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, जेआरएफ 6 का हो गया, ये कैसे। यहाँ क्या हिसाब है अगर हम समझे, चलो समझ लेते हैं। 4 पे 86 इंटू 100, ये है जी 4 पे 86 इंटू 100, 4.6% है, ठीक है, 4.6। अब मैं ये बोल दूं 6 डिवाइड 86 इंटू 100, 6.9%, ज्यादा है। तो इसमें तरीका क्या है,
मैं बताता हूँ आपको एक तो तरीका क्या है। एक तो तरीका है वेटेड एवरेज निकालने का और एक है क्यूमुलेटिव बेसिस पे निकालने का। लेकिन बच्चे को नहीं पता लगेंगे। हम लोग जो 7 साल से स्टैट्स पढ़ा रहे हैं ना, उनको तो पता लग जाएंगे ये तरीके, और उसमें भी बहुत मेहनत करके जब ये सारे निकालूंगा, कैलकुलेट करूंगा ना, तब जाके उसका पता लगेगा कि ओके एग्जैक्टली इस तरीके से ही बना है। लेकिन बच्चा क्या करेगा, वो तो डिसअपॉइंट ही होगा ये देख के कि 0.67 या पिछली बार से भी कम पद हो गए। एक एग्जाम के लिए इंड्यूस होने वाला बच्चा क्या करेगा, वो भी ये सोचेगा कि यार इसमें तो वैकेंसियां कम हो रही हैं, कम लोग पास होते हैं, मैं करूं या ना करूं, डाउट पैदा होगा। एक सर्टेन स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। जितना मर्जी क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज आप लगा लो, इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, जो लोग समझते नहीं है। जैसे मान लो कि आप लोग 4 सब्जेक्ट का पेपर देते हो, उसमें हिंदी का पेपर आसान होता है, इंग्लिश का पेपर आसान होता है, लेकिन मैथ्स और साइंस का पेपर मुश्किल होता है। तो सबको पता है कि इन चारों सब्जेक्ट में आप इसमें से मान लो निकल लेके आ जाओगे 100 में से 90, उसमें 100 में से 30 लेके आओगे, लेकिन परसेंटेज अच्छी बन जाएगी क्योंकि 2 सब्जेक्ट में 100 में 90 लेके आ रहे हो जो आसान है। तो वेटेड एवरेज क्या करती है, वो कहती है कि ना 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 ना, जो आसान सब्जेक्ट है ना 2-4 में से, उसको हम कम वैल्यू देंगे, इसको ज्यादा देंगे। तो जब 100% का रिजल्ट बनाएंगे ना, तो ये काम करेंगे कि जो साइंस और मैथ है उसकी वैल्यू 80% हो जाएगी, मतलब दोनों के 40-40 जो है परसेंटेज के बेसिस पे, और इनकी 10% ही रहेगी जो आप 100 में से 90 इंग्लिश और हिंदी में लेके आ रहे हो। तो ये तो होगी वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट कि एक चीज की वैल्यू कम और एक की, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या, जैसे मान लो कि 100 बंदे आए हैं एक पर्टिकुलर जो है एग्जाम के अंदर शुरू में, फिर एडिशनल जब दोबारा फॉर्म खुले तो जो है 30 बंदे आ गए। अब इन्होंने ये वाली शिफ्ट और ये वाली शिफ्ट को कंबाइन करके इस टोटल को 130 नहीं माना है, कि टोटल को 130 मानने पे तो पद तो बहुत बढ़ेंगे। यही इंग्लिश लिटरेचर में होना चाहिए था, कॉमर्स में भी होना चाहिए था। इसमें क्या किया है कि इस 30 को भी 1 इक्विवेलेंट ऑफ शिफ्ट माना है और 100 को भी 1 इक्विवेलेंट ऑफ शिफ्ट माना है उसके बेसिस पे। लेकिन ये बताएगा कौन, ये कैसे कम्युनिकेट हुआ है। और अभी भी डिस्पाइट गोइंग न्यूमरस कैलकुलेशंस, मैं इतनी कैलकुलेशंस इसमें कर चुका, हर एक सब्जेक्ट को देख चुका, अभी आपके सामने निकाल दिया, आपको सबको बता दिया कैसे निकालते हैं, लेकिन स्टिल ये फिगर आउट करना मुश्किल है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द क्राइटेरिया। That 6% is exactly the criteria, then why it is 7.8%, why it is 4.17% if we see the registered candidates, if we see the registered candidates here, why it is 5.4%, then 8.9% on the basis of appeared। तो फिर जो है ज्यादा कम कैसे, किस सब्जेक्ट में, कोंकणी का एग्जांपल हमने ले लिया, योगा का एग्जांपल ले लिया, 1.74% जीआरएफ, एंड देन जो है 8% के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट। तो आई स्टिल हैव टू फिगर इट आउट दैट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। इसलिए कमेंट करो, मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो वीडियो में बता दो, कहीं मैं गलत हूं तो, और मेल भेजो। आपके रिजल्ट का पूछने का आपको पूरा हक है। आपके लिए कोई और करेगा क्या, लगता नहीं, आप खुद ही करेंगे, आप खुद के लिए ही बेस्ट होते हैं। इसीलिए मैं ऐसे वीडियोस कभी नहीं बनाता, और जब बनाता हूं तो एकदम फंडामेंटल एनालिसिस को सामने लेके तरीके से बनाता हूं कि एक एक चीज को हम खोल के रख दें। मैंने इसके लिए जो है जितना भी समय अभी लगाया है, अब ये देखोगे आप, तो यहाँ तो जिसके शिफ्ट में पेपर नहीं हुए तो उनको तो आराम से जो है वो कट ऑफ का इसमें रिजल्ट ही वाला मिल जाएगा, अदरवाइज परसेंटाइल का रिजल्ट हो गया अपना। तो अब परसेंटाइल भी मैं कॉमर्स में देख रहा हूँ, और इसमें एक और चीज है कि इनको देखो सेटल करना पड़ता है रिजल्ट, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 97% रखा, ईडब्ल्यूएस के लिए रखा, ओबीसी के लिए रखा, SC/ST के लिए रखा, पीडब्ल्यूडी के लिए रखा। अब इसमें कोई चीज ऐसी भी हो सकती है, इसमें देखो 42 ही है और 63 ही है, 35 भी है। तो उसमें ये था कि 35 ही बच्चे जो है इससे जो है पीछे थे। तो ये परसेंटाइल का मतलब है कि भाई मेरे अगर मान लो 97 परसेंटाइल आते हैं, तो इसका मतलब कि मेरे बाद में इतने लोग और हैं और मैं उतने से बेहतर हूँ, वही परसेंटाइल का मतलब होता है। तो यहाँ कभी कभी जो सर्टेन कोटा है उसको फिल करने के लिए भी ऐसा किया जाता है, और जो अगर सर्टेन रिजर्वेशंस को हमें जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन देना ही है तो वो भी किया जाएगा। इन सब कॉम्प्लिकेशंस के साथ मिलकर एक रिजल्ट बनता है। रिजल्ट जैसे भी बनता हो, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग द एजेंसी, वी आर ओनली क्वेश्चनिंग कि एजेंसी को आंसर कर दे या एक अच्छा क्राइटेरिया बच्चों को कम्युनिकेट कर दें। क्योंकि एज ए टीचर ये बड़ा मुश्किल है। एक मैसेज आता है कि सर जीआरएफ आ गया है, AIR आ गई है, रैंक आ गई है, लेकिन अगला ही मैसेज ये दिखता है कि सर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ है 2 बार से, 3 बार से नहीं हुआ है। उस बच्चे को भी कंसोल करना पड़ता है एज ए टीचर, बताना पड़ता है उसको कुछ चीज़ें। तो ये आसान नहीं है, और लोगों के करियर दांव पे लगे हैं, बहुत हार्ड एंड मनी है वो दांव पे लगी है, एंड इट इज टफ टू कंसोल देम। मैं पिछली रात को 200 मैसेज ऐसे पढ़ चुका हूँ जिनका नहीं हुआ है, उनको भी बता रहा हूँ, और ऐसे 500 मैसेज पढ़ चुका हूँ जिनका हुआ है उनको भी। तो ये एक मिक्स इमोशन की स्टेट है, बट अकाउंटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट एंड कम्युनिकेटिंग योर रिजल्ट टू योर स्टूडेंट्स इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आप ही जो है वो सवाल पूछे और पूछिए 0.67 इंग्लिश में क्या रीजन है इसका, दैट्स द ओनली थिंग नीड, और आपको ये पूछने का बिल्कुल हक है, मेल करने का। सब्सक्राइब करिए या करिए ना करिए कोई बात नहीं, इट इज़ नॉट अबाउट सब्सक्राइबिंग एंड इट इज़ नॉट अबाउट, बट
पहुँचाइएगा इसे, ताकि सब लोगों को जानकारी मिले कि कैसे रीड करते हैं, क्या करना है इसमें, कैसे पढ़ते हैं। रिजल्ट को पढ़ना भी अपने आप की पढ़ाई हो रही है यार, इससे ज़्यादा क्या होगा। शुक्रिया।